मित्रों, जय हिंद, जय भारत। 11वीं की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने कवि रामनरेश त्रिपाठी, उसका काव्य परिचय और उसका कवि परिचय, इसका शिक्षण किया। फिर उनके 4 काव्यांश जिनका शिक्षण हमने इस वीडियो क्लास के माध्यम से किया। आज लेकर के आया हूँ इस ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में उनके बचे हुए 4 काव्यांश जो पथिक काव्य से लिए गए हैं, उस पर चिंतन करेंगे। उससे पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आपसे ये प्रश्न है कि रामनरेश त्रिपाठी का समय क्या था। रामनरेश त्रिपाठी का जो समय है, उस समय को आप वीडियो के इनबॉक्स में जाकर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो की ओर। लेकिन पुनः मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब शिक्षण के मोटिवेशन में बहुत लाभदायक है। इसलिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकें। जय हिंद, जय भारत। तो बात करते हैं रामनरेश त्रिपाठी के काव्य पथिक, जो एक खंड काव्य के कुछ काव्यांश यहाँ दिए गए हैं, उस पर चिंतन करते हैं। रामनरेश त्रिपाठी, इसके परिचय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका परिचय पूरा मैंने एक वीडियो के रूप में अपलोड किया है। आप जो साहित्य सुधा चैनल है उसके अंदर जाकर के इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। पथिक इनकी काव्य रचना है। पथिक है वो इनकी काव्य रचना जो खंड काव्य के रूप में जानी जाती है। पथिक, मानसी, मिलन, ये खंड काव्य के रूप में है। फिर इनकी एक काव्य रचना जो शौहर गीत और विवाह गीत, इन पर भी एक इनकी काव्य रचना है जिसका नाम कविता कौमुदी, जिसकी रचना गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूम करके वहाँ पर घरों के पिछवाड़े में बैठ करके इस कविता कौमुदी की रचना की। फिर इनकी एक पत्रिका निकली थी, ये पत्रिका संपादित करते थे, बाल पत्रिका, जिसका नाम आप वीडियो के इनबॉक्स में जाकर के दीजिए। क्योंकि ये आपके पूर्व के वीडियो में बताया हुआ है। चलते हैं काव्यांश की ओर। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। जगत का स्वामी किसको बताया है? सूर्य को। तो काव्यकार कहते हैं कि जब गंभीर यानी घना, क्या घना? तो आगे लिखा है तम यानी अंधकार, घना अंधकार छाया हुआ है। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, आधी रात, अर्धनिशा में आधी रात, जग यानी संसार को ढक लेता है। कौन? अंधेरा। जब अंधेरे में संसार सारा डूब जाता है, उस समय काव्यकार कहते हैं कि वह यानी कौन? सूर्य, जो संसार का स्वामी है, उसको उन्होंने क्या कहा है? काव्यकार कहते हैं कि जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। उस समय अंतरिक्ष की छत पर, अंतरिक्ष की छत पर वह क्या करते हैं? यानी जग का स्वामी क्या करता है? तारों को छिटका देता है, तारों को बिखेर देता है, तारों को बिखेर देता है। फिर सस्मित काव्यकार ने प्रकृति की रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करते हुए काव्यकार कहते हैं सस्मित वदन, वह मुस्कुराहट युक्त हैं।
मुस्कुराता हुआ चेहरा है, उस मुस्कुराते हुए चेहरे को काव्यकार कहते हैं जगत का स्वामी। वह मुस्कुराते हुए चेहरे को लेकर के जगत का स्वामी नहीं, सूर्य मुस्कुराहट युक्त शक्ति के साथ चलता हुआ सूर्य जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। वह कोमल भाव लेकर के आता है। कौन? जगत का स्वामी। कौन? सूर्य। तट पर खड़ा गगन गंगा के, और वह तट पर खड़ा होकर के गगन गंगा कौन? आकाश गंगा। उस आकाश गंगा के किनारे पर खड़ा होकर के वह मधुर गीत गाता है और वह मुस्कुराता हुआ अपने मधुर संगीत से इस संसार को मोहित करता है। कौन? सूर्य। तो काव्यकार कहते हैं कि जब गंभीर तम अर्ध दिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के तट पर यानी किनारे पर, तट यानी किनारे, किनारे पर आकाश गंगा के किनारे पर सूर्य वहाँ से अपनी हंसी से मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे आ रहा है, और जैसे ही आता है धीरे धीरे तो सूर्योदय हो जाता है। फिर काव्यकार कहते हैं उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है। उससे यानी सूर्य से, उस प्रकृति के उस रूप सौंदर्य को देख करके काव्यकार कहते हैं कि उससे ही विमुग्ध हो, प्रसन्न होकर के, मोहित होकर के, उस प्रकृति के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर के, काव्यकार कहते हैं उस प्रकृति के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर के उससे ही विमुग्ध हो नभ में, नभ यानी आकाश, नभ में चंद्र भी हंस देता है, चंद्रमा भी मुस्कुरा देता है, अपनी मुस्कुराहट छोड़ देता है। तो काव्यकार कहते हैं कि उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। इस रूप में काव्यकार कहते हैं कि प्रकृति का जो ये रूप सौंदर्य है, उस रूप सौंदर्य की अद्भुत महिमा है। मैं इस रूप में आपको कह रहा हूँ कि वृक्ष पेड़ हैं वो विविध यानी अनेकों पत्तों और पुष्पों से अपने शरीर को, अपने गात को ढक लेते हैं। यानी प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए काव्यकार कहते हैं तन यानी शरीर, और वे भी प्रकृति के पेड़ पौधे हैं, वे भी अपने पत्तों और पुष्पों से सुसज्जित हो जाते हैं। फिर काव्यकार कहता है पक्षी हर्ष संभाल न सकते, पक्षी भी इस अवस्था के अंदर, इस सुंदर अवस्था के अंदर, इस मंत्र मुग्ध अवस्था के अंदर, इस मोहित अवस्था के अंदर, विमुक्त अवस्था के अंदर पक्षी हर्ष संभाल नहीं सकते, और पक्षी भी अपनी खुशियों को संभाल नहीं पाते हैं। वे भी उस खुशियों के अंदर गाने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, खुशियों से भर जाते हैं। तो कहते हैं पक्षी हर्ष संभाल नहीं सकते, मुक्त चहक उठते हैं, और मुक्त हंसी में चहक उठते हैं, बोलने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं, चहक उठते हैं। फूल श्वास लेकर सुख की सानंद में उठते हैं, और फूलों को भी ऐसा लगता है, काव्यकार कहते हैं कि फूल भी इस रूप में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, गर्व अनुभव करते हैं। वे भी तो कहते हैं फूल श्वास लेकर, फूल है वे भी अपनी श्वास लेकर के क्या करते हैं, सुख की आनंद, सुख से आनंद पूर्वक महक उठते हैं, यानी चारों तरफ अपनी सुगंध बिखेर देते हैं। यानी प्रकृति का वातावरण सुंदर बनाने में पशु पक्षी और पत्ते वृक्ष ये सभी किस रूप में, इसके रूप सौंदर्य में अपना सहयोग कर रहे हैं। फिर काव्यकार कहते हैं वन उपवन गिरि शानु कुंज में मेघ वर्ष पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नए नीर झड़ते हैं, पड़ो लहर तट गिर तरु नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। काव्यकार कहते हैं किसको कहते हैं, अपनी नायिका को कहते हैं, अपनी प्रेयसी को कहते हैं। क्या कहते हैं कि पढ़ो, आप इसको पढ़ो। क्या पढ़ो? प्रकृति की लहर को, प्रकृति के तट को, प्रकृति के तरु को, गिरी को, नभ को, किरण को, जलद, इनको बादलों को, इनको सबको पढ़ो। प्यारी हे प्यारी, इन सबको पढ़ो। तो काव्यकार कहते हैं कि वन उपवन गिरि शानु, वन उपवन पर्वत समतल भूमि, कुंज यानी घने
बाग बगीचों का जो घनापन छाया हुआ है उसमें मेघ बरस पड़ते हैं, बादल भी उन पर बरस पड़ते हैं, यानी वे प्रसन्न हुए हैं, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति हैं। मेरा आत्म प्रलय और मैं भी इनको देखता हूँ तो स्वयं अपने आप को भूल जाता हूँ। हे प्यारी, हे प्रेसी, मैं भी जब इनको देखता हूँ तो मैं प्रकृति के इस रूप सौंदर्य को, इस अद्भुत सौंदर्य को देख करके मैं भी अपने आप को भूल जाता हूँ। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं, और जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में भी प्रेम उमड़ता है और मेरी आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बह निकलती है। लिखी हुई यह मधुर कहानी, और फिर काव्यकार कहता है ये जो मधुर कहानी है ये प्रकृति की मधुर कहानी है, और ये प्रकृति की मधुर कहानी क्या की हुई है? लिखी हुई है। तो काव्यकार कहता है कि लिखी हुई यह मधुर कहानी, ये जो मधुर है, ये मधुर कहानी है, ये प्रेम कहानी है, विश्व विमोहनारी, विश्व को मुग्ध करने वाली ये जो प्रेम कहानी है, इसको पढ़ो। तो ये प्रेम कहानी क्या लिखी हुई है? तो लहर, यहाँ की प्रकृति की लहर पर, प्रकृति के समुद्र के तट पर, मैं इस समुद्र के तट पर जो लहरें चल रही है उस लहरों के पास में क्या है? तो तरु हैं, कौन है? धीरी हैं, कौन है? नभ है, किरण है, जलद यानी बादल है, इनके आसपास बैठ करके इसमें प्रेम कहानी को, प्रकृति के इस प्रेम कहानी को लिख रहा हूँ। हे प्रेसी, हे नायिका, इसको पढ़ो। क्यों? क्योंकि मैं तो इस प्रेम कहानी में अपना जो व्यक्तिगत प्रेम है उस व्यक्तिगत प्रेम को भी भूल चुका हूँ और इस प्रकृति प्रेम में खो चुका हूँ। मेरा तो अपने आप को भी यहाँ पर आत्म प्रलय मान करके चल रहा हूँ कि मुझे अपने आप का भी पता नहीं है, यानी मैं इसमें प्रकृति के प्रेम में खो गया हूँ। यानी काव्यकार है, वो काव्यकार अपनी पत्नी के प्रेम को भूल करके प्रकृति प्रेम में खो गया है। इस बात को यहाँ पर काव्यकार ने ये कहना चाहा। फिर काव्यकार कहते हैं कि कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी, जी में अक्षर बन इसके बनू विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाही सदा शांति सुख कर हैं, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। काव्यकार क्या कहते हैं कि अरे अरे यह प्रेम का राज्य है, ये प्रकृति प्रेम का राज्य है, जो व्यक्त प्रेम है, मैं तो इस अव्यक्त प्रेम के अंदर डूब गया हूँ। ऐसा प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा है, ऐसे प्रकृति के प्रेम के अंदर मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ। वास्तव में प्रेम तो यही है, काव्यकार कहता है वास्तविक प्रेम तो यही है। तो क्या कहते हैं कि कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल, किस प्रकार की ये मधुर और मन को हरने वाली और उज्ज्वल निस्वार्थ भाव से युक्त उज्ज्वल यह प्रेम कहानी, यह प्रेम कहानी यानी ये प्रकृति की प्रेम कहानी है। मैं इस प्रकृति की प्रेम कहानी के बारे में बता रहा हूँ। मैं तो इसके प्रेम कहानी के रूप में बता करके अपने आप को इस संसार की जो मोह माया है, सांसारिक जो प्रेम है, सांसारिक जो प्रेम की माया है, उसको भूल करके इस प्रकृति के इस सागर के समुद्र के तट पर आकर के इस प्रेम कहानी को लिखने में व्यस्त हूँ। हे प्रेसी, आप भी इसको पढ़ो, और ये जो प्रेम कहानी है कैसी है? उज्ज्वल है, कैसी है? मनोहर है, कैसी है? मधुर है। जी में, फिर काव्यकार कहता है जी में, मेरी इच्छा में, मेरी इच्छा है, मेरी तो इच्छा ये है, जी में है अक्षर, मेरी इच्छा है क्या है? अक्षर बन, मैं इस प्रेम कहानी का एक अक्षर बनूं, मेरी इच्छा ये है एक एक अक्षर बनूं। जी में है अक्षर बन इसके, इसके यानी इस प्रेम कहानी के, इसके बनूं विश्व की बानी, और मैं विश्व की बानी बनूं, यानी विश्व के लोग इसको पढ़ें, विश्व के लोग इस प्रेम कहानी को पढ़ें, मैं इस कहानी के एक एक अक्षर के रूप में व्यक्त हो जाऊं। कौन कहते हैं? काव्यकार राम नरेश जी त्रिपाठी। किसके माध्यम से? पथिक खंड काव्य के माध्यम से। स्वयं या पथिक है, स्वयं राहगीर हैं, स्वयं अपने आप को समुद्र के तट पर बैठा करके स्वयं ये प्रेम कहानी लिख रहे हैं। इस प्रकृति के अद्भुत प्रेम सौंदर्य को इन्होंने अपने शब्दों के अंदर पथिक काव्य के रूप में लिखा है। तो फिर आगे कहते हैं कि
ये प्रेम कहानी कैसी है? स्थिर है, पवित्र है, आनंद को प्रवाहित करने वाली है, सदा शांति और सुखकारी है, सदा शांति और सुख देने वाली ये प्रेम कहानी है। मैं इस प्रेम कहानी के अक्षर बनकर इसी में अपने आप को लगा दूं, अपने आप को इसी के अंदर समाहित कर दूं, अपने आप को इसी के अंदर, अपने आप को इसी में प्रवाहित कर दूं। आत्मा, शांति, सुख, सदा प्रवाहित, आनंद, पवित्र। अरे अरे ये कैसा राज्य है? तो काव्यकार कहते हैं कि अरे प्रेम का राज्य। कैसा राज्य है? ये प्रेम का राज्य है। इस प्रेम के राज्य में क्या है? परम सुंदर। ये प्रेम का राज्य बहुत ही सुंदर और लुभावना है, मन भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, अतिशय सुंदर, बहुत ही सुंदर है। इस रूप में काव्यकार ने इस प्रकृति के अद्भुत प्रेम को, प्रकृति के अद्भुत प्रेम, प्रकृति के अद्भुत प्रेम का वर्णन इन्होंने पथिक काव्य के माध्यम से, पथिक काव्यांश में कुछ ये जो दो कुछ का पद दिए, उस पदों के माध्यम से हमें प्रकृति के प्रेम का सौंदर्य चित्रण करवाया है। फिर काव्यकार ने यहाँ पर जो नायक है, नायक कौन है? खुद राम नरेश त्रिपाठी खुद हैं। तो वो कहते हैं, वो नायक के रूप में कहते हैं कवि स्वयं है, वो प्रकृति के सौंदर्य पर विमुक्त हैं, उस पर मोहित हैं, प्रकृति के सौंदर्य पर मोहित हैं, और प्रकृति के सौंदर्य पर मोहित होकर के वहीं बसना चाहता है, वहीं का समुद्र के किनारे वहीं निवास करना चाहते हैं। फिर काव्यकार कहते हैं कि सागर के किनारे वो खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? प्रकृति के सौंदर्य के रूप में, प्रकृति के सौंदर्य का क्या कर रहे हैं? रूप चित्रण देख रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? ये जो प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है, उस प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य में जो मधुर मनोहर उज्ज्वल प्रेम कहानी है, मधुर मनोहर उज्ज्वल जो प्रेम कहानी है, उस प्रेम कहानी को पाना चाहता है। कौन? काव्यकार। कौन काव्यकार? राम नरेश त्रिपाठी। और पथिक यानी प्रकृति के इस रूप सौंदर्य का चित्रण करने वाले पथिक यानी कौन? राम नरेश त्रिपाठी। तो पथिक है, वो प्रकृति का जो प्रेम है, वो अपनी पत्नी के प्रेम से उसको, पथिक को यानी कि पथिक को अपनी पत्नी का जो प्रेम है, उस पत्नी के प्रेम से, प्रकृति का प्रेम है, उसकी तरफ चलना चाहता है। यानी कि पत्नी के प्रेम को भूल करके प्रकृति प्रेम में बसना चाहता है। काव्यकार ने प्रकृति प्रेम को श्रेष्ठ बताया है। फिर काव्यकार कहते हैं कि प्रकृति का जो प्रेम है, उस प्रकृति प्रेम में ही ये संसार है, ये कैसे रह सकता है? वह शांत, आनंदित, शांत और सुख में जीवन जी सकता है। फिर काव्यकार कैसे हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रोमांटिक कवि हैं, स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इस प्रकार काव्यकार राम नरेश त्रिपाठी ने इस पथिक काव्य के माध्यम से प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य का चित्रण किया है। जय हिंद, जय भारत।